ठीक है, तो फिर हमने कल काफ़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा आज डिस्कशन का पार्ट होगा व्हाट इज मोशन। तो लिखना आप क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना आप व्हाट इज मोशन। ठीक है, क्या लिखोगे आप? व्हाट इज मोशन। ठीक है, हम क्लास नाइन्थ में अगर ये चैप्टर बहुत अच्छे से करते हैं तो फिर अगर आप है ना 10th के बाद 11th में अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो फिजिक्स में फिर से आएगा मोशन, है ना। और नाइन्थ जो है, नाइन्थ का जो फाउंडेशन होगा आपका मोशन, वो 11th में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ना। तो अगर पहले से बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हमारे स्ट्रांग होते हैं तो हायर क्लास में उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है ना, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी हायर क्लास में, और फिर आप इंजॉय कर पाओगे उस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो मोशन को काफ़ी हम डीप में समझेंगे, अच्छे लेवल पे समझेंगे नाइन्थ में, ताकि 11th में भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिले, साथ साथ नाइन्थ में आपके स्कूल्स वगैरह में भी आप बहुत अच्छा क्या कर पाओ, इसमें स्कोर कर पाओ। तो पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज मोशन। जो इसका डेफिनेशन या एग्जैक्ट जो कंसेप्ट है ना, लोअर क्लास में इनकम्प्लीट बताते हैं टीचर, है ना। अब हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी हो कि बुक्स वगैरह में बहुत लाइट डेफिनेशन दिया जाता है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन दिया जाता है, तो हो सकता है टीचर भी प्रॉपर डिस्कस नहीं करते हैं। तो जो भी आपको मोशन का डेफिनेशन पता है वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, बट आज हम नाइन्थ क्लास में क्या करेंगे, मोशन का जो कंप्लीट और एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन है एक्यूरेट, उस पर फोकस करेंगे। तो मोशन का मतलब पहला कि जो मोशन है ये एक रिलेटिव टर्म है। मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। जैसे दो पर्सन है, ए एंड बी। ठीक है, एक और पर्सन ले लेते हैं हम, पर्सन सी। ठीक है, कोई हमने पर्सन क्या ले लिया, सी ले लिया। अब मैं पूछूं कि ए और बी में पैसे जिसके पास ज्यादा होंगे उसको क्या बोलेंगे कि वो उससे क्या है, ज्यादा, और जिसके पास कम है वो क्या है, उसके कंपेयर में पुअर। तो जैसे पुअर है कोई या कोई रिच पर्सन है, कैसे डिसाइड होता है? तो ये रिलेटिव टर्म है, कंपेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंपेयर। सपोज जो बी है इसके पास 10 लाख रुपीज है। कितना है इसके पास रुपीज? 10 लाख रुपीज है। तो इसको मैं गरीब बोलूं या अमीर बोलूं? 10 लाख रुपीज है, वो गरीब है या अमीर है? तो ना तो वो गरीब है ना तो वो अमीर है, वो खुद को किसी से कंपेयर करके ही बता सकता है। क्या कर सकता है वो? खुद को कंपेयर करके, है ना। गरीब या अमीर बताना ये एक रिलेटिव टर्म है, कंपेयर करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कंपेयर करता है अपने सराउंडिंग के लोगों से। क्या कंपेयर कर रहा है? जैसे ए से कंपेयर कर रहा है, तो ए के पास है 50 लाख रुपीज, तो फिर बी को टेंशन होगा, अरे यार उसके पास से मेरे से क्या है, ज्यादा पैसे हैं, मेरे से औकात वाला है, मैं उससे क्या हूं, कम औकात, मैं उसके रिस्पेक्ट में क्या हूं, गरीब हूं। इसको फील होगा नहीं होगा? सपोर्ट एड इसके पास 50 लाख के जगह पे 50 करोड़ हो, फिर अब कैसा फील होगा बी को? ए से बात भी नहीं कर पाएगा, यार इतने पैसे वाले, है ना। उसको फील होगा ये तो यार लाइक अ सपोर्ट अंबानी वाली फीलिंग आएगी ए को। उसके पास करोड़ के, वो तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ अंबानी के पास है ना। तो फिर उस ए के रिस्पेक्ट में बी को क्या फील हो रहा है कि मैं क्या हूं, ए से गरीब हूं। फिर उसने सडनली देखा सी की तरफ, देखा यार सी के पास तो 10,000 ही है, तो फिर तो बी कॉलर टाइट करके जाएगा सी के पास, क्या यार तेरे पास 10,000 है, देख मेरे पास 10 लाख रुपए है ना, मैं तेरे से क्या हूं, अमीर हूं। तो एक तरफ ये रिच भी है और दूसरे तरफ क्या है, ये पुअर है। कैसे? दूसरे से कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं। तो कोई पर्सन रिचेस्ट पर्सन हो सकता है या पुअर पर्सन हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किससे कंपेयर कर रहा है। अपने से ज्यादा पैसे वाले से कंपेयर करने पे उसको फील होगा कि मैं गरीब इंसान हूं, और अपने से कम पैसे वाले से कंपेयर करके उसको क्या फील होगा, मैं। स्टूडेंट्स में भी होता है ना, कि पूछते हो यार तेरे मार्क्स कितने हैं, तो पता चला बगल वाले के मार्क्स आपसे बहुत ज्यादा कम है, हाफ से भी कम है, तो फिर उसके सामने तुम्हारी औकात क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स है। बट पता चला दूसरा राइट साइड में बैठा है, उससे तुमसे पता नहीं कितने मार्क्स ज्यादा हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गए तुम्हारे मार्क्स,
बेकार हो गए। तो वैसे ही मोशन एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब किसी से कंपेयर करके डिसाइड होगा। क्या होगा ये? मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म। तो पहला पॉइंट लिखोगे आप फर्स्ट कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट। ये ना लोअर क्लास में कंसेप्ट बताया ही नहीं जाता है, और यही एक ड्रॉबैक है कि बच्चे तक जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है पहुंच ही नहीं पाता है। वो नॉलेज देना चाहिए ना। तो क्या है मोशन? ये होना चाहिए बच्चे को, बिल्कुल फील होना चाहिए कि मोशन क्या है। एक मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो आपने ये स्टेटमेंट लिखा और स्टेटमेंट का एग्जैक्ट कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो रिलेटिव का मतलब कंपेयर। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, वो अपने सराउंडिंग से कंपेयर करके ही डिसाइड कर पाएगा कि मैं मोशन में हूं भी या नहीं हूं। मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब हम्म हाँ, फिक्स है। क्या है ये? बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मोशन कंपेयर करने वाली चीज है। फिक्स नहीं कि हाँ ये मोशन में है तो ये मोशन में ही फिक्स हो गया, नहीं। हो सकता है कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कुछ और भी हो सकता है ना। अभी थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दो। सपोज दैट आप कार से जा रहे हो, है ना, पेरेंट्स के साथ। क्या है? आप किसी व्हीकल से जा रहे हो, है ना। अब सपोज दैट पापा इधर ड्राइव कर रहे हैं, है ना, आप बैक सीट पे बैठे हो, साथ में आपका भाई बहन या जो भी कोई भी है, मम्मी, अदर कोई फैमिली पर्सन बैठा हुआ है। तो जो मम्मी या जो भी है ना, ए ने बी को देखा। ए ने किसको देखा? बी को। तो ए ने देखा बी को कि यार ये मेरे सीट पे क्या है? बैठा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। तो फिर ए ने क्या बोला? ए ने क्या बोला बी के लिए? ए ने क्या बोला बी के लिए? कि जो बी है बिल्कुल क्या है? रेस्ट पे है, आराम से बैठा हुआ है। पापा को भी दिख रहा है पीछे, हाँ, दोनों लोग क्या है? आराम से बैठे हुए हैं, कोई उनको इशू नहीं है, कोई इधर उधर मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट वही कोई पर्सन रोड पे था। कोई पर्सन क्या था? रोड पे था, और कार के साथ आप क्या कर रहे हो? जा रहे हो। तो रोड वाले पर्सन को क्या लगेगा? ये पूरी फैमिली क्या हो रही है? मूव कर रही है। तो फिर ये जो रोड वाला पर्सन है वो बोलेगा यार ए बी और ये जो भी सी है, ये सारे क्या कर रहे हैं? सारे क्या कर रहे हैं? तो बी मोशन पे है, रेस्ट पे है। तो फॉर ए बी क्या है? रेस्ट पे। फॉर ये जो पर्सन डी है जो कहीं रोड साइड पे है, उसके लिए बी क्या है? तो बी रेस्ट पे है या मोशन में? बी रेस्ट पे भी है और बी क्या है? मोशन में है। डिपेंड टू सराउंडिंग। इसके सराउंडिंग में जैसे ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिलेटिव में, बोला ना कि मोशन क्या है? वर्ड रिलेटिव है। तो ए के रिलेटिव में बी क्या है? मोशन, रेस्ट पे है। और डी के रिलेटिव में बी क्या है? मोशन में है। तो बी सेम टाइम पे, बी क्या है? जो बी है वो सेम टाइम पे रेस्ट में भी है एंड सेम टाइम पे क्या है? मोशन में भी है। सेम टाइम पे दोनों चीज है। डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किससे रिलेट किया गया। ये रेस्ट वाला किससे रिलेट किया गया? ए से रिलेट किया गया था। ए के रिस्पेक्ट में या रिलेटिव टू ए बी रेस्ट पे है, और रिलेटिव टू डी बी क्या है? मोशन में। इसलिए मोशन कैसा है? रिलेटिव टर्म। एब्सोल्यूट है क्या? फिक्स है? ये रेस्ट पे है? नहीं, फिक्स नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब एक तरीके से फिक्स, कि हाँ ये फिक्स है, रेस्ट है मतलब रेस्ट है, बाकी सराउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ये बात बिल्कुल बैठ गई दिमाग में। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? सराउंडिंग के लिए रेस्ट पे भी है और सराउंडिंग के लिए मोशन में भी है। किसी के लिए रेस्ट पे है और किसी के लिए क्या है? कोई फिक्स है ही नहीं। कोई कह रहा है यार ये तो रेस्ट पे है, ए कह रहा है रेस्ट पे है, डी कह रहा है मोशन में है। तो दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है? दोनों सही है ना। फिक्स ही नहीं है कि रेस्ट बोलू या मोशन बोलू। आप क्या करो? अपनी आंखों से खुद देखो। अब क्वेश्चन आता है कि ए ने क्यों बोला रेस्ट पे है? ए ने क्यों बोला रेस्ट पे है? सर क्योंकि उसको रेस्ट पे दिख रहा है सर। तो ए ने इस क्यों बोला रेस्ट पे है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि ए ने देखा कि मेरे रिस्पेक्ट में उसका जो पोजीशन पहले था और कुछ समय निकलने के बाद भी अभी भी पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? फिक्स है। सपोर्टेड इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये दोनों के बीच में सपोर्टेड जो गैप है 1 मीटर का है। क्या है? तो वन ने देखा 1 मीटर
पे था मेरे से पहले, अभी भी कितने डिस्टेंस पे है वो, मेरे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या हो गया, फिक्स, पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है, 1 मीटर के पोजीशन पे है, 1 सेकंड पहले भी 1 मीटर के पोजीशन पे था, 2 सेकंड बाद भी 1 मीटर के पोजीशन पे है, 3 सेकंड बाद भी क्या है, 1 मीटर के पोजीशन पे है। टाइम तो आगे बढ़ रहा है, टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ रहा है ना, बट पोजीशन क्या है, फिक्स। तो अगर पोजीशन फिक्स है किसी के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए वो ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा, रेस्ट। तो ए के लिए बी क्या है, रेस्ट पे। क्यों, क्योंकि ए के लिए बी का जो पोजीशन हो गया क्या हो गया, फिक्स। अब बताओ डी ने क्यों बोला कि बी मोशन में है, क्योंकि डी के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, कैसे डिसाइड होगा, तो पहला क्वेश्चन क्या कि एक रिलेटिव टर्म है, तो डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इजी वे में बता रहा हूं ना, कि कोई पूछा जाए कि सपोर्टेड बी रेस्ट पे है या मोशन में, तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो, ऑब्जर्वर कौन देख रहा है बी को, जो बी को देख रहा है उससे पूछेंगे भाई तू बता क्या तेरे रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज होते हुए दिख रहा है, तो कहेगा हाँ मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन उसका कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो फिर बी क्या बोलेंगे कि तुम बोल सकते हो कि बी क्या है तुम्हारे लिए, मोशन में, है ना। किसी थर्ड पर्सन से पूछा आप बी को देखकर बताओ क्या आपको दिख रहा है कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उस थर्ड पर्सन ने बोला नहीं मेरे लिए तो दिख रहा है कि बिल्कुल उसका पोजीशन क्या है, फिक्स है, चेंज ही नहीं हो रहा है उसका पोजीशन, अपने पोजीशन पे है। तो फिर थर्ड पर्सन के लिए क्या हो गया, वो रेस्ट। तो रेस्ट मोशन कैसे देखा जाएगा, पहला क्वेश्चन कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, कौन उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उस ऑब्जर्व करने वाले ऑब्जेक्ट को क्या दिख रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है या पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के लिए पोजीशन चेंज हो रहा है, तो फॉर दैट ऑब्जर्वर क्या है वो, पोजीशन चेंज हो रहा है तो क्या है वो, और ऑब्जर्वर के लिए पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना कंसेप्ट कि मोशन कैसा टर्म है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब हमें देखना होगा कि कौन है वहां पे ऑब्जर्वर, फिर ऑब्जर्वर क्या देखेगा क्या मेरे रिस्पेक्ट पे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो गया तो फिर उस ऑब्जर्वर के लिए क्या है, उस ऑब्जर्वर के लिए पता चला पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो फिर क्या है वो, रेस्ट है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप लोग रेस्ट पे हो या मोशन में, रेस्ट पे हो या मोशन में, रेस्ट मोशन से पहले कि ऑब्जर्वर कौन है ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए। अगर कोई पूछता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में, तो पहला क्वेश्चन कि कौन है ऑब्जर्वर, कौन देखकर ये आंसर देने वाला है, बताओ रेस्ट पे हो या मोशन में। तो मैं बन गया ऑब्जर्वर, अब मैं आंसर दूंगा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो रेस्ट में है या मोशन में। कैसे, तो मैं स्टूडेंट को देखूंगा कि स्टूडेंट का पोजीशन क्या है, तो सारे स्टूडेंट्स क्या है अपने चेयर पे फिक्स पोजीशन पे है, किसी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं फिर आंसर क्या दूंगा कि मेरे सारे स्टूडेंट क्या हैं, रेस्ट पे है। अभी ऑब्जर्वर कौन है, मैं खुद हूं, और मैं क्या देख रहा हूं स्टूडेंट को कि सबका पोजीशन क्या है, फिक्स, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, नो पोजीशन चेंज, तो वो फिर मोशन में नहीं है, क्या है वो। तो मेरे लिए मेरे सारे अभी फ्रंट पे जो स्टूडेंट है वो क्या है, रेस्ट पे है। अब सपोर्ट एट कोई पर्सन हो मून पे, अब उससे पूछा जाए कि आप देखकर बताओ कि सारे स्टूडेंट क्या है, अब उसको क्या दिखेगा कि अर्थ क्या हो रही है, मूव, और आप अर्थ पे हो तो साथ साथ अर्थ के साथ आप भी क्या कर रहे हो, मूव। तो मून से जो पर्सन देख रहा होगा उसको क्लियरली दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा अर्थ रोटेट हो रहा है, साथ साथ क्लासरूम भी रोटेट हो रहा है, उसमें बैठे हर स्टूडेंट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उनका पोजीशन क्या हो रहा है। तो उस पर्सन के लिए आप क्या हो गए, बट मेरे लिए रेस्ट पे। तो पहला क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में, तो क्या पूछना है आपको, किसके रिस्पेक्ट में, कौन ऑब्जर्व कर रहा है उसको, फिर उस पर्सन से जाके पूछेंगे कि आप बताओ पोजीशन चेंज हो रहा है या पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। उसने बोला कि हाँ मेरे लिए पोजीशन चेंज हो रहा है, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किसके लिए, उसके लिए मोशन में है, और उसने बोला नहीं मेरे रिस्पेक्ट में तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए क्या है वो, बात आ गया समझ में। तो मेरे लिए आप क्या हो, रेस्ट पे, किसके लिए, मेरे लिए, मैं ऑब्जर्वर हूं,
बट कोई मून पे ऑब्जर्वर है उसके लिए फिर क्या हो गया आप? तो सेम जो रोड पे पर्सन था उसके लिए कार वाले पर्सन क्या थे? बट जो कार के अंदर बैठे हैं एक दूसरे को क्या देख रहे हैं वो? तो अंदर वाले पर्सन एक दूसरे को बोल रहे हैं रेस्ट पे हैं, बट रोड वाला पर्सन क्या बोलेगा फिर? मोशन में। तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, है ना? मोशन के लिए एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन की बात करेंगे ना, तो एब्सोल्यूट नहीं है ना लिखना। हाँ, अब ये तो आ गया समझ में कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर क्या नोटिस करने वाला है कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर जो पोजीशन है, अगर पोजीशन क्या हो गया? चेंज। पोजीशन क्या हो गया? चेंज। तो फिर क्या बोलेंगे इस सिचुएशन में? मोशन। क्या बोलेंगे हम इस सिचुएशन में? मोशन। फिर ऑब्जर्वर ने देखा पोजीशन को और पोजीशन नो चेंज, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो फिर इस केस में क्या बोलेगा वो ऑब्जर्वर? रेस्ट। बात है समझ में? तो ऑल अबाउट व्हाट? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आंसर देने वाला है, हम आप आंसर नहीं देंगे कि किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है या नहीं है, वो ऑब्जर्वर बताने वाला है ना। तो डेफिनेशन आप लिखना नोट में हो गया कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म नॉट एब्सोल्यूट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? लिखेंगे हम मोशन का डेफिनेशन कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to observer when an object changes its position with respect to what? Observer with time के साथ, with the respect of विथ टाइम के साथ ऑब्जर्वर देख रहा है क्या टाइम चेंज हो रहा है, तो साथ साथ क्या पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ टाइम को भी एक रिस्पेक्ट में लिया गया है ना, कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और साथ साथ टाइम के भी रिस्पेक्ट में, है ना। टाइम चेंज हो रहा है और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो फिर क्या है वो? मोशन में। तो क्या लिखा आपने स्टेटमेंट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड विथ टाइम, then object is in motion, then object is in motion for that observer। उस ऑब्जर्वर के लिए डेफिनेटली वो मोशन में है। क्लियर? अदरवाइज देखो आप, अदरवाइज फिर अदरवाइज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर क्या है? पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो फिर क्या है वो? रेस्ट पे। अदरवाइज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट फॉर दैट ऑब्जर्वर, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है तो साथ साथ हमें वहां पे एक ऑब्जर्वर को लेकर चलना पड़ेगा और ऑब्जर्वर से पूछना पड़ेगा कि आपके लिए वो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं, आप देखकर बताओ। फिर उस ऑब्जर्वर के लिए वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है या रेस्ट पे हो सकता है। आंसर कौन देने वाला है? ऑब्जर्वर। कौन देने वाला है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर लिविंग हो या नॉन लिविंग दोनों हो सकता है ना। ऑब्जर्वर लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। सपोज दैट जैसे आप ट्रेन है ना, तो ट्रेन स्टार्ट हो गई तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? ट्रेन का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, प्लेटफॉर्म से ट्रेन आगे जा रही है, तो फिर प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेन क्या हो गया? मोशन में हो गया। तो ऑब्जर्वर लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। क्लियर? अब हो गया कि ठीक है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है, तो फिर रेस्ट पे है तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं जनरेट होगा, है ना। क्या स्टडी करेंगे, है ना, उस ऑब्जर्वर को स्टडी करके कोई फायदा नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है, तो कोई वहां पे क्वेश्चन ही अराइज नहीं होने वाला। बट अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, किसमें आ गया वो? मोशन में, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? अराइज हो सकते हैं, है ना। कि ठीक है वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इतने सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस कवर किया वो, इतने सेकेंड बाद
कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मोशन कर रहा है तो कितना फास्ट मोशन कर रहा है, कितना स्लो मोशन कर रहा है, क्या उसका मोशन बिल्कुल सेम है, मतलब यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो मोशन में है तो देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कि क्या डिस्टेंस हो रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना फास्ट मोशन हो रहा है, कितना स्लो मोशन हो रहा है। तो इसी को हम स्पीड के टर्म में देखते हैं, फास्ट स्लो को किस में देखते हैं हम, स्पीड के टर्म में। फिर जो उसका मोशन हो रहा है क्या बिल्कुल यूनिफॉर्म हो रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब सेम स्पीड से जा रहा है या स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये सारे क्वेश्चन कब होंगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ क्या हो, मोशन। रेस्ट में है तो फिर कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होने वाला है ना। तो अगर मोशन में है तो क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। दूसरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। पहले ये दो टॉपिक को क्या करेंगे हम। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होने वाला है या कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर होने वाला है। रेस्ट पे है तो नो डिस्प्लेसमेंट नो डिस्टेंस, है ना। तो अब हेडिंग क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस। क्या हेडिंग लिखेंगे हम, डिस्टेंस। और इसको पार्टीशन कर सकते हैं ना, तो थोड़ी सी क्लैरिटी और अच्छी हो जाती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक है, 9th में इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं पार्टीशन कर दूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि ये 9th में जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी 11th क्लास में होगा। तो जितनी क्लैरिटी 9th में होगी उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको 11th क्लास में मिलने वाला है ना। सर डाउट है। अभी तो टॉपिक पढ़ाया नहीं तो डाउट कहाँ से आ गया, है ना। थोड़ा सा मैं मूव करने दो फिर डाउट पूछना है ना। तो डिस्टेंस, पहला पॉइंट डिस्टेंस में क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस को बनाया गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। फिजिकल क्वांटिटी का हमने कल ही देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसका यूज होगा किसी लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो डिस्टेंस का यूज भी होता है तो डिस्टेंस को मेजर भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी के दो कैटेगरीज देखा था हमने, स्केलर एंड वेक्टर। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे कि वो स्केलर की कैटेगरी से बिलोंग करता है या वेक्टर। तो डिस्टेंस किससे बिलोंग करता है, स्केलर। तो क्या बोलोगे आप, जो डिस्टेंस में पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, ये क्या है, डिस्टेंस क्या है हमारा, स्केलर है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को रखा गया वेक्टर की कैटेगरी में। क्या रखा गया है, वेक्टर की कैटेगरी में। पहला पॉइंट कि वो स्केलर है और ये वेक्टर है। डेफिनेशन क्या होगा, डिस्टेंस का, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा। एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझते हैं कि कोई पर्सन है ना, कोई क्या है, पर्सन या कोई स्टूडेंट है, अपने घर से वो ठीक है, वो अपने घर से सीधे क्या हुआ है, ये एक मार्केट में कुछ परचेज करना था उसे, मार्केट चला गया वो, है ना। तो घर से जो उसके होम से जो मार्केट का डिस्टेंस था सबोडेड 5 किलोमीटर था। चला गया। फिर उसको याद है यार कि ये ना मेरे दोस्त के लिए भी ना कुछ खरीदना था, उसने बोला था, तो ऐसा करता हूँ परचेज कर लेता हूँ मार्केट से और उसके घर उसको जाकर दे भी देता हूँ। तो फिर वो मार्केट से पहुंच गया कहाँ पहुंच गया, दोस्त के पास, अपने फ्रेंड के पास। कहाँ पहुंच गया, तो जो फ्रेंड का जो घर था वो मार्केट से ज्यादा ही क्लोज था, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। फिर वापिस सब सोचा कि फिर अब मैं घर चलता हूँ ना, लेट हो रहा है, मम्मी वगैरह इंतजार करेंगे। तो फिर वो घर से क्या हुआ, फ्रेंड के घर से कहाँ पहुंच गया, फ्रेंड से अपने घर, है ना। और मे भी ये जो भी डिस्टेंस है ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं 3 किलोमीटर और ये डिस्टेंस कर लेते हैं हम 4 किलोमीटर। क्लियर। अब हमें समझना है इस एग्जांपल्स के थ्रू व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है कि कोई पर्सन एक्चुअल में जो पाथ कवर किया है वो पाथ का कितना मेजरमेंट था, जो पाथ कवर हुआ है उस पाथ का मेजरमेंट। तो ये पाथ है ना, यहाँ से चल रहा है, यही इसका क्या है,
पाथ, तो पहला पाथ कितने मेजरमेंट का है 5, फिर मार्केट से कितना पाथ कवर किया वो 3, फिर कितना कवर किया 4, तो टोटल कितना पाथ कवर कर चुका है वो 12 किलोमीटर का पाथ उसने क्या किया है एक्चुअल में कवर किया बात है समझ में आपको। तो डिस्टेंस क्या है कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, मूव करने दो से, तो जिस जिस पाथ से वो मूव किया है उस पूरे पाथ का एक्चुअल में हम क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम मेजरमेंट। तो कितना यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है एक्चुअल पाथ का 12। सपोर्टेड अभी हम क्या करते हैं ये होम वाला केस को इग्नोर करते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी, थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। तो घर से कहां पहुंच गया वो फ्रेंड के घर, कितना एक्चुअल में पाथ कवर किया वो 5 एंड देन 3, कितना हो गया ये 8 किलोमीटर वो एक्चुअल पाथ कवर कर रखा है। तो जो एक्चुअल पाथ हम कवर करते हैं वही क्या होता है डिस्टेंस। तो पहले डिस्टेंस के डेफिनेशन में हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। तो लिखना आप कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या है एक्चुअल पाथ का मेजरमेंट है ना। दूसरे वर्ड में इसमें लेंथ वर्ड भी जोड़ देते हैं, मैंने लेंथ को थोड़ा हटा दिया, नहीं तो ऐसे भी बोला जाता है कि डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो थोड़ी सी है ना स्टेटमेंट में बच्चे को थोड़ी सी क्लैरिटी डल सी हो जाती है, तो लेंथ मैंने हटा दिया। तो हम क्या रखेंगे डेफिनेशन व्हाट इज डिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ। क्लियर। अब देखते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर उसे अपने घर से कहां पहुंचा वो फ्रेंड के घर, खुद के घर से कहां पहुंचा वो फ्रेंड के घर, कितना पाथ कवर करना पड़ा उसे 8 किलोमीटर। अगर उसे घर से फ्रेंड के घर जाना था तो सबसे कम कितना पाथ कवर करके वो जा सकता है, सबसे कम कितना पाथ कवर करके जा सकता है। तो अगर इसको कम से कम डिस्टेंस कवर मतलब पाथ कवर करना है तो इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा बिल्कुल स्ट्रेट जाना पड़ेगा विदाउट एनी टर्निंग। कहां फ्रेंड के घर पे बिना कोई टर्न वगैरह करे बिल्कुल स्ट्रेट। जब बिल्कुल वो स्ट्रेट जाएगा तभी जो पाथ होगा सबसे कम पाथ उसको कवर करना पड़ेगा। देखो अभी कितना कवर करना पड़ा उसे 8। अगर वो सीधे घर से स्ट्रेट बिल्कुल जाता फ्रेंड के घर तो उसको कितना कवर करना पड़ता पाथ 4 किलोमीटर। और कोई दूसरा पाथ है क्या कि उसको खुद के घर से फ्रेंड के घर जाना है और 4 किलोमीटर से भी कम पाथ कवर करना पड़े, कोई और पॉसिबिलिटी है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्चुअल में ऐसी पॉसिबिलिटी जहां पे हमें पाथ क्या करना पड़े सबसे कम कवर करना पड़े, है ना। एक प्लेस से कहीं दूसरे प्लेस जा रहे हो, है ना, और बहुत सारे पाथ हैं आपके पास, क्या है बहुत सारे पाथ। तो आपको जल्दी पहुंचना है या कम पाथ कवर करके पहुंचना है, तो पाथ कोई कवर आपको चूज करना पड़ेगा। और वो पाथ किसको हम चूज करते हैं शॉर्टकट बोलते हैं ना, अरे शॉर्टकट पकड़ो। शॉर्टकट से क्या होगा कम कवर करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से क्या है शॉर्टकट है। शॉर्टकट का मतलब सबसे कम होगा वो पाथ का मेजरमेंट। तो अगर हमें किसी प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा बिल्कुल स्ट्रेट, और वो स्ट्रेट पाथ ही क्या होगा शॉर्टकट होगा, मिनिमम पाथ होगा, उससे मिनिमम पाथ और पॉसिबल नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे मिनिमम है, इससे अब मिनिमम पाथ पॉसिबल हो ही नहीं सकता दोनों ना प्लेस के बिटवीन। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ब्रैकेट में लिख लो आप शॉर्टकट, है ना। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप शॉर्टकट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स,
दो पॉइंट का, है ना, 2 पॉइंट है, उसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ? क्या होगा 2 पॉइंट के बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और उसी स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। सपोर्टेड ये ए है, प्लेस है ना, पॉइंट ए है और यहाँ पे है कुछ बी, और हमारे पास 3 रास्ते हैं, है ना, 3 पाथ है। इस रोड के थ्रू आप जा सकते हो फिर दूसरा पाथ ये है, इस रोड के थ्रू आप जा सकते हो, और तीसरा है जी ये फर्स्ट पाथ, सेकेंड और थर्ड। बताओ सबसे शॉर्टकट कौन सा है? थर्ड। और जो शॉर्टकट होता है वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो कोई पूछे ए और बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये जो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट है वही क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, है ना? ठीक है बात है समझ में? बात है समझ में? ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब देखो आप, है ना, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हमने समझा था क्या? कि इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, और साथ में क्या होगा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होना है और साथ में क्या होना है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमें समझ में आ गया कि अब इस केस में पूछा जाए तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो ए बी, है ना, पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे। अगर इस केस में पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? जो ये ए बी लाइन सेगमेंट है, जो ये ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट, यही क्या है? इस ए से बी का डिस्प्लेसमेंट। इससे शॉर्ट हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, सबसे शॉर्टकट है। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया ए बी, और साथ साथ वेक्टर है तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? हाँ, तो स्टार्ट कहां से हुआ है जर्नी उसकी? ए से। तो ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को फिजिक्स में बोलते हैं इनिशियल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट है ये। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, और बी क्या है? फाइनल। तो बी हमारा होगा फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल वर्ड फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो अब पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो हमने बता दिया जो ए से बी का लाइन सेगमेंट है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है ना। लाइन सेगमेंट है तो कुछ मेजरमेंट होगा, है ना। फिर अब आ गया क्वेश्चन कि अरे यार वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ, टुवर्ड्स इनिशियल टू फाइनल। किधर? इनिशियल से किधर? फाइनल की तरफ डायरेक्शन, है ना। अब सपोर्टेड मैं इस डायग्राम को थोड़ा वापस से ऐसे रिकंस्ट्रक्ट करूं। ए, ये है बी, तो ये इनिशियल था और ये क्या था? फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल ईस्ट होगा या वेस्ट होगा? ए से बी ये डायरेक्शन ईस्ट है या वेस्ट है? क्या है? तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से बी की तरफ वो किस डायरेक्शन में हुआ है? कैसे निकाला हमने? तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के अलोंग। अगर पर्सन वही बी से ए जा रहा होता, कहां से जा रहा होता वो? बी से, तो बी क्या हो गया? अब इनिशियल, बी क्या हो गया? अभी पहले केस में इनिशियल क्या था? ए। दूसरे केस में इनिशियल किसको बना दिया हमने? बी को। और फाइनल किसको बना दिया? तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया डायरेक्शन? वेस्ट। क्या हो गया इस केस में? ईस्ट, और इसमें वेस्ट। ठीक है, तो नोट में क्या लिखोगे आप? नोट में डिस्प्लेसमेंट वाले, है ना, उसी में पॉइंट में कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग बोल सकते हो आप, अलोंग इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट।
जो ये मेजरमेंट होगा, स्केल लो मेजरमेंट कर लो, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब ए बी लाइन सेगमेंट, स्केल से इसको मेजरमेंट कर सकते हो आप, वही क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ, बात खत्म। क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या क्या समझ में आ गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा, है ना। साथ साथ ये शॉर्टकट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अच्छा इसी डायग्राम से हमें समझ में आएगा। कोई पर्सन ए से बी जा रहा है, क्या जा रहा है वो, ए से बी, वो 1 से गया, 2 पाथ से गया या 3 पाथ से गया, हमें नहीं पता, हमें पाथ का नॉलेज ही नहीं है। सपोज दैट हमें पता ही नहीं किस पाथ से गया है, वो 1 से गया, 2 से गया, 3 से गया, नहीं पता। बट ए से ए पे था और आफ्टर सम टाइम कहां पहुंच गया वो, कैसे गया वो, पाथ 1 से गया, 2 से गया, 3 से गया, हमें नॉलेज ही नहीं पता। कोई पूछ दे डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ आप, तो डिस्प्लेसमेंट में पाथ क्या चूज कर रहा पर्सन उससे फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल डिपेंड करता है कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी और उसकी फाइनल पॉइंट क्या है ना। सपोज दैट कोई ए से जर्नी अपनी स्टार्ट की और वो पूरा घूम रहा है, मजे से जा रहा है इधर उधर वगैरह वगैरह और पहुंच गया कहाँ, बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बिटवीन शॉर्टकट। क्या होगा शॉर्टकट, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टकट होगा। क्या होगा वो, स्ट्रेट लाइन, ये होगा क्या उसका डिस्प्लेसमेंट। बट चल कैसे रहा था वो, इस पाथ पे पहुंचा वो, सपोज दैट वो दूसरा पाथ चूज करता कुछ ऐसे और फिर बी पे पहुंचा, तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सपोज दैट ये 10 मीटर का गैप है, कितने का गैप है, ये पहला केस 1 था, इस पाथ से जा रहा है वो, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर, है ना, 10 मीटर नहीं 100 मीटर। ये केस नंबर 2, इस पाथ से जा रहा है, दूसरे केस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, उसने इस लॉन्ग पाथ से जाए या सेकेंड लॉन्ग पाथ से गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि आप क्या पाथ चूज करते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बिटवीन आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लो और उसको मेजर कर लो, वो किस पाथ से चला है उससे फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट इज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ। जब पाथ पता होगा तभी तो उसको मेजर करोगे आप। तो डिस्टेंस को फर्क पड़ता है पाथ से, बट डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता है कि पाथ उसने क्या चूज किया है। डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ता है स्टार्टिंग क्या था और फाइनल क्या था। स्टार्टिंग से फाइनल पे आ गया वो, कैसे आया फर्क नहीं पड़ा। स्टार्टिंग और फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है यही शॉर्टकट होगा और इस शॉर्टकट का ही मेजरमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में लिखना आप, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे कि डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता क्या पाथ चूज किया किसी ने। डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ। फुल स्टॉप के बाद क्या लिखोगे आप, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है ये, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ओनली। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कैसे, सपोज दैट ए से जर्नी स्टार्ट हुई, जर्नी पहुंच गई कहां पे, बी पे, कितना हुआ शॉर्टकट, है ना। हो सकता है कोई इधर से भी आ सकता है, ये भी एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, बट डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा 100। अब फाइनल पॉइंट में यहां शिफ्ट कर दूं, यहां पे कि नहीं आपको यहां पहुंचना है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, स्टार्टिंग एंड फाइनल। स्टार्टिंग फाइनल में से कोई भी डिस्टर्ब हो गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस में लिखना आप, डिस्टेंस, डिस्टेंस में लिखना आप,
कि डिस्टेंस, नहीं बना के नहीं बनाना है, आप डिस्टेंस लिखें आप कि डिस्टेंस बना के लेना। डिपेंड्स ऑन द ठीक है, अभी मत करना, पाथ, दिखाऊंगा तो। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ chosen by object। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उस क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ी और क्लैरिटी हमारी इंप्रूव होगी। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आपको दूंगा मैं ट्राई करने के लिए, फिर देखता हूं आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ठीक है, आप केयरफुली आप पहले क्वेश्चन समझो, नोट नहीं करना, आप क्वेश्चन को थोड़ा समझोगे कि कोई पर्सन है ए से स्टार्ट किया अपनी जर्नी, क्या किया वो, ए से स्टार्ट किया, 3 किलोमीटर चलकर वो पहुंचा बी पे। ठीक है, फिर यहां से टर्न लिया वो और 4 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर किया और पहुंच गया कहाँ वो, सी पे। कहाँ पहुंच गया, सी पे, है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना, पूछा जाएगा इसमें आप डिस्टेंस बताओ और पूछा जाएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, हमें डेफिनेशन को पकड़ के रखना है। डेफिनेशन कहता है डिस्टेंस का कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, जिस पाथ पे वो चल रहा है उस पाथ को आप मेजर करते जाओ बस। तो ए से स्टार्ट हुआ पाथ उसका, ए से स्टार्ट हुआ और ये चलना स्टार्ट किया, चल रहा इस पे, ये चलता गया, इसको आप मेजर करते जाओ। 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये 3 चला, फिर यहाँ से टर्न लेकर ये चलता गया वो, यही उसका एक्चुअल पाथ था। तो पूरा जो एक्चुअल पाथ है उसको मेजर कर लेंगे। तो एक्चुअल पाथ का मेजरमेंट क्या निकला कि 3 किलोमीटर चला, फिर वो टर्न किया और फिर 4 किलोमीटर का एक और पाथ चला। तो टोटल जो पाथ चला है वो 7 किलोमीटर का पाथ एक्चुअल में उसको जर्नी करनी पड़ी। क्लियर। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप देखना है। पाथ क्या है उसको भूल जाओ, ये पाथ क्या है भूल जाओ। व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट, व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट, ए इज द इनिशियल पॉइंट। व्हाट इज द फाइनल पॉइंट, सी इज द फाइनल पॉइंट। और इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टकट क्या हो सकता है, तो शॉर्टकट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे वो शॉर्टकट आ जाएगा। तो ये है इनिशियल और ये है फाइनल। कैसे गया उससे फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को फर्क किससे पड़ता है, इन व्हाट इज इनिशियल व्हाट इज फाइनल, और उसके बीच में शॉर्टकट होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, और इसके बिटवीन जो ये शॉर्टकट है ये होगा शॉर्टकट, इससे ज्यादा अब शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो जो ये डिस्टेंस आया है AC, क्या है AC, AC ही क्या है डिस्प्लेसमेंट, AC ही क्या है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को किससे फर्क पड़ता है, इनिशियल और फाइनल, और उसको किससे ज्वाइन कर दोगे आप, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते ही आ गया डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा मैथ का कंसेप्ट आ जाएगा। कोई पूछे कि AC की वैल्यू क्या होगी तो आप पाइथा लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो आप, तो ये हाइपोटेन्यूस है तो क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस तो हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 3 स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। किसकी वैल्यू आई 25, AC स्क्वायर की वैल्यू आई क्या 25। मुझे चाहिए AC, तो ये स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर को कौन हटा सकता है, स्क्वायर रूट। तो बोथ साइड हमने कर दिया स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट करते ही स्क्वायर और रूट क्या हो गए कैंसिल, तो बचा इधर AC, और 25 का स्क्वायर रूट सबने रट्टा मार रखा है क्या 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ा उसे 5 किलोमीटर का, कितना, और कैसे निकाला डिस्प्लेसमेंट, पाथ को छोड़ दिया, पाथ क्या था मैंने फर्क पड़ता, व्हाट इज इनिशियल व्हाट इज फाइनल, और ज्वाइन करो क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यही शॉर्टकट होगा। अगर किसी को कहा जाए आप A से C जाओ और बिल्कुल शॉर्टकट ऑफ शॉर्टकट चूज करो, तो उसको यही पाथ क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, आप क्वेश्चन नोट करो आप फास्ट। केमिस्ट्री का कब होगा सर टेस्ट, आप नहीं करवाए, इस वीक होगा सर।
सर ये भी आप ठीक है, एक और क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन मेरे लिए, फर्स्ट क्वेश्चन भी मेरे लिए था, सेकेंड क्वेश्चन भी मेरे लिए ना, बस आपको समझना है थोड़ा प्यार से ना। क्या है, कोई पर्सन ए से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, और ऐसे वो सेमी सर्कुलर पाथ चूज किया है और पहुंच गया कहाँ, बी पे। कहाँ पहुंच गया वो, बी पे। ठीक है, जो सेमी सर्कुलर पाथ चूज किया है, तो सेमी सर्कल का रेडियस होता है, तो जो भी रेडियस था सेमी सर्कल का हमने ले लिया 7 मीटर का। कितने मीटर का रेडियस है इस सेमी सर्कल पाथ का। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, पहले डेफिनेशन वाइज, व्हाट इज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ। जिस पाथ पे चला है उस पाथ को मुझे मेजर करना ही पड़ेगा। तो साफ साफ दिख रहा है किस पाथ पे चला है वो, ये रहा पाथ, इस पे चलता गया पर्सन, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसको मेजर करना पड़ेगा। अब इसको मेजर करने का टेक्निक क्या है, तो मैथ हमें पावर देता है। कैसे, सेम ये कैसा पाथ है, तो सेम डिस्टेंस का मतलब पाथ, कैसा पाथ है, कैसा पाथ है, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का क्या है ये, सरकमफेरेंस। क्या होता है सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, पाई आर, पाई की वैल्यू अप्रॉक्स 22/7, और रेडियस कितना है 7 से 7, तो 22 मीटर वो डिस्टेंस एक्चुअल में चला है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को क्या करना है आपको, ज्वाइन बाय अ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होगा। तो इनिशियल पॉइंट हमारा ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, बी है, इसको ज्वाइन कर दो किससे, स्ट्रेट लाइन से। अब सेमी सर्कल का मैथ का कंसेप्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज ए बी, क्या है ये ए बी, यही डिस्प्लेसमेंट है ना ए बी, ये ए बी क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन किया है, और एक्चुअल में ये ए बी क्या है, डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर का मतलब 7 हो गया कितना 14। तो ए से बी पे किसी भी पर्सन को जाना है 14 सेंटीमीटर से कम चल के जा ही नहीं सकता। 14 मीटर सर, हाँ 14 मीटर स्केल हाँ, होगा सर। तो 14 मीटर ये जो है यही क्या है, ए से बी का सबसे शॉर्टकट हो सकता है, इससे छोटा अब कुछ शॉर्टकट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टकट है। ठीक है, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा, कैसे, स्ट्रेट लाइन के थ्रू, और उस स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट। तो इस केस में उस स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट ए बी है, और हमारी आंखें कह रही है कि ए बी क्या है, इसका डायामीटर। नोट करो आप फास्ट।